नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के इम्पोर्टेंस अपडेट लेके आया हूँ, जो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम को ज़रूर जाके जॉइन कर सकते हैं। इनके सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के बारे में। देखिए जिसके बारे में बात करूँगा तो ये एक देखा जाए तो ईवीज़ दुनिया में तो ईवीज़ गाड़ियाँ बनाने में इंडिया की एक पॉपुलर एक पॉपुलर कंपनी है। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक जो है वो देखा जाए तो जितने सारे बासेस है तो उस बासेस को मतलब जितने सारे इसका बासेस है वो बासेस सारे के सारे बासेस वो इलेक्ट्रिक बासेस है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप बोल सकते हैं। तो कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी का कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था। मगर कंपनी कोविड के बाद धमाका कर दिया। देखिए कंपनी के स्टार्टिंग पीरियड 2002 से स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर कंपनी में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था 2017 तक। 2017 के बाद 2018 में 18 के बाद कंपनी के ऊपर क्रैश देखने को मिला। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड 50 50 टू 54 रुपीज़ के आसपास। तो 50 रुपीज़ ही मान के चलिए उस लेवल से कंपनी हाई किए अराउंड अराउंड आप देख सकते हैं टॉप लेवल जो था 800 रुपीज़ के आसपास। तो 50 से जो 80 रुपीज़ 800 रुपीज़ का जो जर्नी दिखाया वो धमाका जैसा था और इसी के चलते हर निवेशक के अभी पसंदीदा स्टॉक बन चुके हैं। इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ पहले बता दूं। मैं कंपनी के बारे में पहले बोल चुका हूँ। कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस के अलावा और एक बिजनेस में कंपनी काम करते हैं, वो है यहाँ पे देख सकते हैं इले, इलेक्ट्रा इंसुलेटर। तो इन इलेक्ट्रा इंसुलेटर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। बाकी कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो बसेस के ऊपर है। कंपनी को बहुत सारा प्रोजेक्ट मिला, बहुत सारे नया नया टेंडर भी मिला है। तो उसके चलते कंपनी को हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा फ्यूचर में। तो कंपनीज के बारे में बात करें तो कंपनी कुछ दिनों पहले एक बड़ा अपडेट दिया था, वो भी क्वार्टर के रिजल्ट के हिसाब से। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट आपको दिखा दूं, सबसे पहले मैं कंप्यूटर के हिसाब से दिखा दूं। देखिए टाटा मोटर्स के बाद, अशोक लेलैंड के बाद ओलेक्ट्रा गिनटेक के नाम ही देखने को मिलता है। हाँ, टाटा मोटर डीवीआर जो टाटा मोटर्स का ही एक पार्ट है। तो इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे, ध्यान से देखना इस चीज को, कंपनी किस तरीके से कंपनी को परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया। आप देखेंगे सेल्स का जो डेटा है वो अच्छा खासा देखने को मिला, मगर कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज हुआ। देखिए ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो परसेंटेज है वो 12% से 13% तक पहुंच चुके हैं। इसीलिए कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला। 18% से कंपनी इस बार 28% तक कंपनी प्रॉफिट को जंप किया। तो फर्स्ट टाइम कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस किया और उसी के चलते कुछ कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर एक मोमेंटम देखने को मिला है। रही बात कर्जे के बारे में, मुझे इस बार कंपनी में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला, वो है लॉन्ग टर्म कर्जा। देखिए लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या किया, यहाँ पे जो कर्जा था 52 करोड़ के आसपास, जो पिछले सालों में वो इस बार कट चुके हैं सिर्फ के सिर्फ 9 करोड़। कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए जो कर्जा लिया 15 करोड़ पहले था, इस बार 124 करोड़ का कर्जा लिया। देखिए कंपनी एक अपडेट भी दिया था, वो उस अपडेट में कंपनी बताया था कि इस बार कंपनी को बहुत सारे टेंडर मिला। देखिए बहुत सारे टेंडर मिलने के कारण कंपनी के हाथ में तो कैश होना चाहिए, जिस कैश से वो रॉ मटेरियल्स खरीदारी कर पाए और मतलब उसका जो प्रोडक्ट है उसको बना पाए। तो उसके लिए उस कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगा। तो इस पैसे के कारण मुझे लगता है कंपनी ने इस बार अच्छा खासा कर्जा उठाया है। देखिए कर्जा उठाना तो आम बात है, मगर कर्जे को रीपेमेंट करना ये सबसे बड़ी बात है। तो कंपनी को ये देखना है कंपनी किस तरीके से कितना जल्द से जल्द इसको रीपेमेंट कर सकते हैं। तो कंपनीज के जो डेटा है मैं आपके सामने इसीलिए रखा हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए धीरे धीरे करके खुद के इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। जैसे आप देखेंगे तो एफआईएस 3% का होल्डिंग था, आज 9% के आसपास पहुंच चुके हैं और पब्लिक के पास 35% के आसपास होल्डिंग था, आज 40% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो प्रोमोटर के पास 61% का होल्डिंग था, आज प्रोमोटर के पास 50% होल्डिंग है। तो थोड़ा-थोड़ा करके प्रोमोटर भी यहाँ पे स्टेक बेच रहा है। तो थोड़ा-सा नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की कंपनी है, इसको आप ज़रूर याद रखना क्योंकि 5,500 करोड़ के आसपास है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो उसको ज़रूर याद रखना। तो इस तरीके से कंपनी में हाई वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। तो बाकी जो पैरामीटर है, कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी से लेकर कंपनी का एनुअली इनकम से लेकर सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा। सिर्फ कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा, तो उसके चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा सा स्टडी जरूर करना।
रही बात कंपनीज़ के ऊपर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड वाले ने कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ एफआईज़ ने धीरे-धीरे करके खुद का स्टेक को बढ़ा चुके हैं। और इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, चार्ट पैटर्न कुछ अलग सा डेटा दिखा रहा है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को कंपनी फिर से एक बार फेस कर रहा है। और ये देखिए, रेजिस्टेंस के आसपास अगर कोई भी वॉल्यूम क्रिएट करे तो हायर चांसेस होता है उसको ब्रेक करने का। तो अगर ब्रेकआउट करे तो बड़ा रैली आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो ट्राइंगल जैसे पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पैटर्न को, तो ट्राइंगल जैसे पैटर्न बन रहा है, कोई भी एक साइड अगर ब्रेकआउट हुआ तो बड़ा सा रैली आपको एक जरूर देखने को मिलेगा। तो इंतजार करिएगा, इस कंपनी के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट लेवल मिले तो मैं आपके साथ अपडेट करूंगा। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा और इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करिएगा। सेकेंड जो कंपनी है जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जो डीमार्ट नाम से जाना जाता है, तो इस कंपनी के बारे में चर्चा करूं तो बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर अपडेट आता रहा है और इस कंपनी के ऊपर लगातार लगातार एक प्रेशर क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि 1 साल तक कंपनी ने 6% तक लॉस दे चुके हैं, 6 मंथ में अराउंड अराउंड 13% तक क्रैश हो चुके हैं। तो इसके पीछे कारण भी मैं पिछले कुछ वीडियोज़ में आपको बताया था, कंपनी का रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट को मतलब रॉ मटेरियल्स मतलब कंपनी का कोई जो प्रोडक्शन है, कंपनी का जो सेल्स है, वो डिमांड कम होने के कारण स्टॉक के ऊपर प्रेशर है। अगर आप देखेंगे तो इसी सेक्टर अमेरिका में जो कंपनी है वॉलमार्ट, जो फर्स्ट इस तरीके से बिजनेस को मार्केट में लेके आया, तो वॉलमार्ट का हालत देखेंगे तो 1 मंथ, 1 साल, 6 मंथ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी करेक्शन। इसका मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़ा कंपनी वॉलमार्ट जो है, जिस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर है, तो डिमांड जैसे कंपनी के ऊपर तो प्रेशर रहेंगे ही, क्योंकि अमेरिकन बाजार में जिस कंपनी का हालत खराब है, जिस वही सेक्टर का हालत इंडिया में भी खराब देखने को जरूर मिलेगा। तो रही बात डीमार्ट के ऊपर, इसके ऊपर एक बड़ा अपडेट आया, वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए। वो अपडेट क्या है आपको मैं दिखा दूं, तो यहाँ पे बताया जा रहा है एवेन्यू सुपरमार्ट इनसाइडर सोल्ड 2.9 बिलियन ऑफ शेयर। यहाँ पे देख सकते हैं मतलब कंपनी के सजेस्टिंग हेजिटेंसी, मतलब क्या है, कंपनीज के जो इनसाइडर ट्रेडर्स है, देखिए इनसाइडर ट्रेडर्स किसको बोला जाता है। देखिए कंपनी में जो मैनेजमेंट टीम है, साथ ही साथ कंपनी के अंदर काम करते हैं, फिर भी कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका कोई रिलेटिव अगर कुछ कंपनी के अंदर कोई भी मतलब इनसाइडिंग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको इनसाइडर ट्रेडर कहा जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडर का मतलब होते हैं, मान के चलिए कंपनी के अंदर क्या हो रहा है वो पहले से मुझे अगर पता चल गया, तो मैं एक हफ्ते पहले, एक दिन 2 दिन पहले ही शेयर खरीदारी कर लूंगा और शेयर जब न्यूज बाहर आएंगे तब शेयर भागेंगे और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से कैटेगरीज को इनसाइडर ट्रेडर्स कहा जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडर्स ने क्या किया, यहाँ पे सोल्ड किया खुद का 2.9 बिलियन रुपीस का टोटल शेयर। एक बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट्स है, जिस अपडेट के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर प्रेशर और भी बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिसको अंदर की बात पता है वो अगर खुद माल बेच रहा है तो कंपनी के ऊपर तो प्रेशर आएगा ही आएगा करके। तो रही बात कंपनीज के म्यूचुअल फंड कंपनी के बारे में बात करूं, तो देखिए म्यूचुअल फंड ने स्टेक ठीक ठाक रखा, एफआईएस ने थोड़ा सा स्टेक कम किया और प्रोमोटर के पास पहले से ही होल्डिंग है। ओवरऑल बात करूं म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग्स है उसके बारे में, तो आप ध्यान से देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के ऊपर कंटिन्यूसली बाइंग किया गया। सिर्फ इसी मंथ में, अप्रैल मंथ में कंपनी के ऊपर सेल आउट किया गया। तो मई मंथ अभी तक खत्म नहीं हुआ, तो उसके बाद उसका डेटा आएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैं पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था, ये लेवल बहुत क्रूशियस लेवल है। इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा एक डाउन साइड देखने को मिलेगा और जो लेवल होगा 2650 रुपीज के आसपास, तो इस लेवल तक शेयर आ सकते हैं। तो उसके लिए इंतजार जरूर करना, मौका मिलेगा आपको सस्ते से सस्ते दामों में इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो थर्ड जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूंगा उसका नाम है सुजलॉन इंडिया लिमिटेड। तो सुजलॉन के बारे में बात करूं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट जरूर दीजिएगा। देखिए सुजलॉन के बारे में बात करूं तो 1 मंथ में धमाका परफॉर्मेंस हो गया, 6 मंथ में 20% का जर्नी दिखा दिया और 1 साल में कंपनी 14% का रिटर्न दिया। यहाँ तक तो ठीक ठाक है, अभी कंपनी का हालत खराब दिखेगा। 5 साल ठीक है, मैक्सिमम देखेंगे तो 92% क्रैश। देखिए 5 साल तक कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया, चलो मान लेता हूँ कुछ छोटा मोटा परफॉर्मेंस दिया फिर भी पॉजिटिव में है। तो इस तरीके से गिरावट का माहौल बना है, क्यों, मैक्सिमम में क्यों इस तरीके से गिरावट का माहौल देखने को मिला, उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट दिखा दूं तो अभी तक रिजल्ट कंपनी के पास नहीं आया, मगर एक पॉइंट्स आपके मैं साथ में शेयर करूं तो कंपनी के अगर देखेंगे तो एक पॉइंट मुझे कंपनी के ऊपर अच्छा खासा देखने को मिलता है, वो है कंपनी का प्रॉफिट ऑपरेशंस।
प्रॉफिट फॉर ऑपरेशंस में कंपनी दिखा रहा है कि 600 करोड़, 1100 करोड़ के आस पैसा आने वाला है। तो कंपनी के हाथ में पैसा 500 करोड़, 1300 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। इसका मतलब जितना पैसा कंपनी दिखा रहा है कि इतना पैसा मुझे आने वाला है, उतना पैसा कंपनी के हाथ में आ भी रहा है। और इन्वेंटरी के बारे में बात करें तो कंपनी की इन्वेंटरी अभी तक 49 करोड़ के आसपास फँसे हुए हैं। इसका मतलब अभी भी इन्वेंटरी को वो क्लियर नहीं कर पाया। हाँ, अच्छी बात ये है कि पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी की इन्वेंटरी कम हुआ। तो ये बात भी मुझे बेस्ट लगा। मगर कंपनी का रिसीवेबल, तो रिसीवेबल में कंपनी का देखा जाए तो 230 करोड़ के आसपास अभी भी रिसीवेबल माइनस हो चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला है। तो ये तो डेटा पिछले सालों का। अभी इस साल में कंपनी क्या किया, वो जब रिज़ल्ट आएगा तब आपके सामने मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो इस कंपनी के डिटेल्स अपडेट मैं आपको यही बता दूँ, कंपनी के प्रोमोटर और पब्लिक के अलावा और किसी को नहीं दिखेगा। और एफआईएस के पास छोटा-मोटा होल्डिंग है 7.5% के आसपास। और डीएस के सॉरी हाँ, एफआईएस के पास 7.64% का होल्डिंग है। और डीएस के पास, म्यूचुअल फंड के पास ना के बराबर होल्डिंग है। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कंटिन्यूअसली करने के लिए ज़रूर सोचना, क्योंकि इस कंपनी बहुत हाई रिस्की कंपनी है। और रही बात इस कंपनी के प्राइस का, वो एक पेनी स्टॉक है। तो इसके ऊपर ज़रूर याद रखिएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।